Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday और joy. पार्टी बनती है माँ बाबा की तरफ से। दादा बोधी कुमार, वंदन आकाश, टुकुदा गुड्डा, मैं नमिता, हुकुम, हम सब की तरफ से जन्मदिन का पार्टी ड्यू है। समावर्तन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। समावर्तन के आदरणीय दर्शक, लेखक, पाठक, कवियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू। नमस्कार दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के 49वें अंक 49th एपिसोड में मैं आपका अपना दोस्त, मित्र, होस्ट अजय भट्टाचार्य आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा एपिसोड है, इसमें हम सबसे पहले आपके बीच लेकर के आएंगे महाकवि भास द्वारा लिखित और मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य द्वारा जो पुनर्रचना की गई है उनकी कहानी अभिमारक, और उसको आपके बीच लेकर के आएंगे गिरिजेश व्यास जी। उसके पश्चात डॉक्टर निवेदिता वर्मा आपके बीच अशोक भौमिक जी, उनकी जो कहानी श्रृंखला है उसको आपके बीच वो लेकर के आएंगी, उसको आगे बढ़ाएंगी। और हमेशा की तरह हमारे मित्र निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आए और आज की जो हमारी ये एपिसोड है इसकी शुरुआत करें अभिमारक के साथ। हरदीप दायले। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के भास नाट्य पाठ में मैं हरदीप दायले आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भास नाट्य पाठ में आज जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत होगा उसका नाम है अभिमारक। ये एक प्रेम कहानी है और महाकवि भास की बहुत अच्छी रचना है। ये नाटक बड़ा है। इसके एपिसोड आपको 8 एपिसोड में ये नाटक पूरा सुनने को मिलेगा। आज इसका पहला एपिसोड है, तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी नाट्य प्रेमी दर्शकों और श्रोताओं का मैं गिरिजेश व्यास स्वागत करता हूं। और कर्णभारम और उरुभंगम भास्कृत इन 2 नाटकों के आलेख के वाचन के उपरांत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अभिमारक। इसका नाट्य रूपांतरण और हिंदी अनुवाद भी किया है श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने। तो चलिए अभिमारक के पहले अंक से प्रारंभ करते हैं आज के इस नाट्य आलेख वाचन की श्रृंखला। मंच पर सूत्रधार उपस्थित हैं। सूत्रधार: एक सार्वभौम ने अनेक रूप धारण किए, अवंतीपुर वसुंधरा के लिए। समुद्र की अतल गहराइयों से वसुधा बाहर निकली। मत्स्यावतार की एक उछाल से धार लिया समूचा भूगोल वराह अवतार ने। अपने एक नुकीले दांत की तीखी नोक पर दुर्दमनीय राक्षस के अमानुषिक अत्याचार से दमित होकर मही मुक्त हुई। नरसिंहावतार के बाहुबल के सहारे आप क्षितिज आसमुद्र पृथ्वी को केवल एक डग से नाप गए वामनावतार, और नारायणी एक से पालन किया इस भुवन का भुवन मोहन रामावतार ने। वही एक सार्वभौम परमेश्वर आपको प्रदान करें एकात्म पत्र पृथ्वी। नटी का प्रवेश होता है। नटी: आज की संध्या महाकवि भास्कृत एक ऐसा अद्भुत नाटक होगा जिसमें जो दिखता है वो वास्तव में दिखता नहीं है। यह देखकर नहीं देखने का भ्रम। आर्य, क्या मैंने ठीक कहा? सूत्रधार: आर्य, तुम्हारे ठीक ठीक कहने में भला क्या संदेह है? इतना ही नहीं, तुम केवल
ठीक नहीं कहती, तुम्हारे कहने का ढंग भी निराला होता है। नटी, निराले तो आप हैं आर्य, नए नए नाटक का मंचन करते हैं, किंतु आर्य आज आज कौन सा नाटक होगा? आज होगा महान नाटककार भास का नाटक निराला। नाटक का क्या नाम है? अविमारक। नटी, अविमारक यानी भेड़ मारने वाला। क्या इस नाटक में कथा किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने भेड़ मारने का पराक्रम अपने बाहुबल से प्रमाणित किया है? सूत्रधार, आर्य, तुम फिर ठिठोली करने लगी। भला भेड़ मारने में क्या पराक्रम? वास्तव में अविमारक कथा है एक राजकुमार की, नाम है विष्णु सेन। एक बार विष्णु सेन ने अविरूपधारी यानी भेड़ का रूप धरने वाले एक भयानक राक्षस को अपने बाहुबल से मार डाला। तब से राजकुमार विष्णु सेन अविमारक के नाम से प्रख्यात हैं। नटी, यानी लोग उनका सुंदर विष्णु सेन नाम भूल गए और पराक्रमी अविमारक नाम ही याद करते हैं। सूत्रधार, आर्य, पराक्रम ही तो पुरुषोचित सौंदर्य है। नटी, पता नहीं कितनी राजकुमारियां उन पर मुग्ध हो गई होंगी। क्या तुम भी बिना देखे मुग्ध हो गई? नटी, आर्य, चलिए ना उपवन में चलें। सूत्रधार, क्या मन में कुछ आशा है? क्यों नहीं, हो सकता है वहीं मेरे सपनों का राजकुमार मिल जाए और इस बार अपने बाहुबल से किसी उन्मत्त हाथी को परास्त कर दे। सूत्रधार, उपवन में मत जाना, वहां राजा कुंती भोज की पुत्री राजकुमारी कुरंगी विहार कर रही हैं। इसी बीच नेपथ्य में काफी कोलाहल मचता है। एक उन्मत्त हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आती है और भाग दौड़ के साथ एक नेपथ्य में स्वर उभरता है, भागो भागो, अंजनगिरी नाम का विशालकाय हाथी उन्मत्त होकर उपवन के पेड़ पौधों को उजाड़ रहा है। सूत्रधार, अनर्थ हो गया। अभी अभी समाचार आया था कि उद्यान में राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी विहार कर रही हैं। नटी, अब क्या होगा? चलो घुसकर तमाशा देखते हैं। इसका दूसरा दृश्य, मंच पर राजा कुंती भोज और महारानी का प्रवेश। राजा, हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं उदास हूं। ये सही है, मैंने जब जी चाहा जैसे चाहा पाया। यज्ञ, होम, समिधा, चंदन गंधायित परिवेश, यज्ञ कुंडों से उठती अग्निशिखा, मंत्रोच्चार, ब्राह्मण देवताओं की कृपा पंक्ति और श्रद्धानत मैं। हाँ, मैंने जब चाहा, जो चाहा, जैसा चाहा पाया है। मेरा अदम्य बाहुबल, अप्रतिहत शक्ति, दुर्दमनीय पराक्रम और पराजित, ध्वस्त, नतशिर, विजित पंक्तियां अनेक दंभी मदोन्मत्त राजाओं की। मैं अपराजेय राजा कुंती भोज, सच है, मैंने जब जो चाहा, जैसा चाहा पाया है। किंतु फिर भी मैं आज उदास हूं, बहुत उदास हूं देवी। क्या करूं? मैं केवल राजा नहीं, मैं पिता भी हूं। मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की एक कमल पत्र सी कोमल कन्या, श्वेत कुहासे की देवी सी, तितली के पर सी हल्की कन्या तो पराया धन होती है। किंतु कौन होगा वो पराया जो थामेगा मेरी कन्या का हाथ? यही चिंता है। इसी मध्य प्रत्यहरी का प्रवेश होता है। भट्ट, जय हो महाराज की। महात्मा आर्य कौंजायन निवेदन करने आए हैं, उन्हें शीघ्र लाओ। जो आज्ञा महाराज। देवी, आप व्यर्थ चिंता करते हैं। वास्तव में बात बात में चिंता करना राजाओं की आदत है। आपने स्वयं संदेश भेजा था मुझे, हमारी लाडली बेटी कुरंगी के विवाह संबंध के लिए दूत आए हैं। सच, मैं तो बहुत खुश हूं। कौंजायन इस बीच में घबराहट के साथ मंच पर प्रवेश करते हैं। कौंजायन, क्षमा करें महाराज, मैं शायद अपनी बात ठीक से कर नहीं पाऊंगा। अरे, घबराहट की क्या बात हो गई? श्रीमान ने मुझसे कहा था कि तुम राजकुमारी के साथ उद्यान जाओ। हाँ, कहा तो था, तो क्या? वही तो कह रहा हूं महाराज, मैं राजकुमारी के साथ उद्यान गया। जब वहां से घूम फिर कर राजकुमारी लौट रही थी
तो दास दासियों की हंसी सुनकर पता नहीं कैसे विशालकाय हाथी अंजनगिरी अचानक उन्मत्त हो उठा। उसने अपने महावत को पटक कर रौंद दिया और फिर भयानक रूप से चिंगाड़ते, धूल का तूफान उठाते वो राजकुमारी की सवारी की ओर लपका। महाराज बोलते हैं, विस्तार छोड़िए और बताइए, कुरंगी सकुशल तो है? महाराज, जब आपके भाग्य प्रबल हैं तो राजकुमारी भला सकुशल कैसे नहीं रहेंगी? धन्य भाग्य। अब तुम जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। कुंजायन, फिर तो महाराज ऐसी भीषण भगदड़ मची और भयानक हाहाकार उठा कि क्या बताऊं। कुछ भागे, कुछ कुचले गए, उद्यान उजड़ गया और वह हाथी आखिर राजकुमारी की सवारी पर टूट पड़ा। हाय, इसके बाद क्या हुआ? फिर कुरंगी को किसने बचाया? कुंजायन, इसके बाद कोई सुंदर, बहुत सुंदर। राजा, रुक क्यों गए, कहते जाओ। कुंजायन, रूप था अपरूप लेकिन नहीं दर्प, शक्ति ओजबल यश मंडित सुकुमार, शूर था आश्वस्त फिर भी बहुत नम्र, युवक था एक गर्वीला निरहंकार। देवी, क्या इसी युवक ने राजकुमारी को बचाया? कुंजायन, वह युवक हाथी के पास ऐसे पहुंच गया जैसे वह विशालकाय पशु नहीं, खिलौना हो। राजा, सचमुच उस युवक ने करुणा का ऋण चुका दिया। उसके बाद क्या हुआ? कुंजायन, उसके बाद उस युवक ने बड़े कौशल से उस हाथी को ऐसे स्पर्श किया कि वह हाथी पूरे वेग से राजकुमारी की ओर से विमुख होकर उस युवक की ओर लपका। भला हो उस युवक का। राजा, उसके बाद भूतिक भी पहुंच गए और हम दोनों ने सावधानी से राजकुमारी को प्रासाद में भेज दिया। राजा, आज सचमुच असावधानी हो गई, पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, भूतिक क्यों नहीं आए? कुंजायन, भूतिक ने कहा कि जाओ, ये समाचार तुम महाराज को सुनाओ, मैं उस युवक का समाचार और वंश जानकर शीघ्र आता हूं। यह अच्छा किया, तब तो भूतिक सारी बातों का पता लगा कर आएंगे। लेकिन क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला कि वह युवक किस कुल का है? कुंजायन, बस यही तो गड़बड़ है। जो कुछ उस युवक ने किया उससे एक बात प्रकट होती है कि जो कुछ वह युवक कहता है उससे तो बिल्कुल उल्टी बात प्रकट होती है। क्या कहा उस युवक ने? वह तो अपने को चांडाल बताता था। राजा, चांडाल? यह कैसे संभव हो सकता है? इसी मध्य भूतिक का प्रवेश होता है। जय हो महाराज की। राजा देवी से कहते हैं, देवी तुम जाओ और हमारी लाडली कुरंगी को ढाढ़स बंधाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। जो आ गया। राजा, अमात्य भूतिक, मैं उद्विग्न हूं उस युवक का और समाचार जानने के लिए जिसने मेरी बेटी के लिए अपने आप को संकट में डाल दिया। भूतिक, बड़ा अद्भुत दृश्य था महाराज, कितना आत्मविश्वास था उस युवक में। उसने उस उन्मत्त हाथी के साथ ऐसे खेलना शुरू किया जैसे किसी परिचित मित्र के साथ खेल रहा हो। वो कभी उछलकर पीछे हटता, कभी आगे बढ़ता, कभी दाएं, कभी बाएं जाता, कभी उछल जाता, कभी अचानक घूम जाता। बस महाराज, उसने हाथी को केवल परास्त नहीं किया बल्कि लज्जित कर दिया। इसके बाद जब सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे तो वह सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसको यूं प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगा। राजा, मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई। भूतिक, उसके बाद उस मतवाले हाथी को हथनियों के सहारे पकड़कर मैंने गजशाला भिजवा दिया और फिर उस युवक के वंश वृत्त का पता लगाने चल दिया। राजा, फिर क्या पता लगाया? मुझे तो यह बताया गया कि वो युवक चांडाल है। ऐसा मत कहिए महाराज, वह वैसा नहीं है। सच तो यह है कि वह विशेष किसी कारण से अपने वंश को छिपाता है। राजा, तुमने क्या पता लगाया? भूतिक, पता क्या लगाना महाराज, वो चांडाल हो ही नहीं सकता। देव सा रूप, वाणी ब्राह्मण की, क्षत्रिय के समान बल है, तेज है और है सौकुमार्य। यदि वास्तव में वह युवक चांडाल है तो मेरा शास्त्र पढ़ना आज तक का व्यर्थ और है अस्वीकार्य। राजा, उस युवक के पिता का पता लगवाया? उस युवक के पिता के दर्शन हुए थे महाराज, मैं सचमुच उनके दर्शन से कृतार्थ हुआ। क्या ही शोभन, दमकता हुआ रूप, उठे हुए कंधे, विपुल देह, उन्नत ललाट। सच तो यह है कि वे अपनी पहचान छिपाने की लाख कोशिश करें लेकिन उनका नरेश स्वरूप छिप नहीं सकता।
छिप नहीं सकता सूर्य मेघ की लाख कोशिश से। सूर्य की प्रखर आभा फैलेगी, फैल कर रहेगी आकाश में मेघ की नाहक कोशिशों के बावजूद। राजा, ओहो, इतने विस्तार की आवश्यकता नहीं है, जाओ इस विषय का फिर पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। ठहरो, कुछ सोचो तो, वो काशीराज के दूत का अब क्या किया जाए? भूतिक, महाराज, सैकड़ों दूत आएंगे और आते रहेंगे, आप भला क्यों चिंता करते हैं? चिंता हो उनको जो करबद्ध खड़े हैं। कन्या का पिता होना तो वंदनीय है। राजा, सभी संबंध के इच्छुक वैसे ही जैसे विजय पताका शूरवीर के लिए वर्णीय है। राजा, भूतिक ने ठीक ही कहा है। कुंजायन, तुम चुप क्यों हो? कुंजायन, महाराज, आपके साथ संबंधों के इच्छुक इतने सारे राजाओं में केवल 2 ही ऐसे हैं जो आपके संबंध के योग्य हैं, सोवीर राज और काशीराज। सौवीर राज ने अपने पुत्र के लिए पहले ही दूत भेजा था, लेकिन हम लोगों ने यह कहकर उसे लौटा दिया कि राजकुमारी अभी बच्ची है। अब काशीराज ने अपने पुत्र के लिए दूत भेजा है। यही तो समस्या है, सौवीर राज और काशीराज में से किसको चुना जाए? भूतिक, महाराज, सौवीर राज और काशीराज दोनों आपके बहनोई हैं, परंतु महारानी के भाई होने के नाते सौवीर राज का पलड़ा कुछ भारी बैठता है। राजा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं तो सौवीर राज के पुत्र से ही अपनी कन्या का संबंध करना चाहता हूं, लेकिन अब सौवीर राज क्यों नहीं अपना दूत भेजते हैं? भूतिक, महाराज, सौवीर राज के संबंध में मेरे मन में शंका कुशंका उत्पन्न होती है, क्योंकि आजकल ना तो सौवीर राज दिखते हैं और ना ही उनके पुत्र। उनके राज्य का सारा कार्य मंत्रियों के हाथ में है। राजकुल में किसी को जाने नहीं दिया जाता। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है? राजा, मैं भी चिंतित हूं। तुम दोनों फौरन पता लगाओ, सौवीर राज और उनके पुत्र कहाँ हैं, किस हाल में हैं? कहीं किसी ने उन्हें बंदी तो नहीं बना लिया, या फिर किसी ऋषि के शाप से उनकी स्थिति बदल गई हो? तुम तुरंत पता लगाओ। जो आज्ञा महाराज। इसी के साथ पहला अंक समाप्त होता है नाटक अभिमारक का। डॉक्टर निवेदिता वर्मा से विनती है, उनका स्वागत है, वो आए और अशोक भौमिक जी की जो कहानी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर निवेदिता वर्मा। नमस्कार। समावर्तन के आदरणीय दर्शकों को, श्रोताओं को, पाठकों को निवेदिता वर्मा का सादर नमस्कार। आज मैं आपके लिए सम्मानीय चित्रकार, कहानीकार श्री अशोक भौमिक जी की कहानी शरफुद्दीन लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सुनते हैं शरफुद्दीन। शरफुद्दीन। शब्दकोश में कई ऐसे शब्द हैं जिनका सही मायने आप तभी समझ पाते हैं जब आपके सामने वह शब्द एक इंसानी चेहरा ले लेता है। धूर्त ऐसा ही एक शब्द है जिसका अर्थ आपके लिए क्या है पता नहीं, मेरे लिए इसका अर्थ चंद्रमोहन था। चंद्रमोहन की इस धूर्तता का आधार उसका चरम कंजूस और परम झूठ होना था। उसका नकली स्मार्टनेस इस पैकेज को पूरा करता था। चांदगढ़ में उसके परिचित सभी थे, इसलिए उसका दोस्त कोई नहीं था। वैसे इस बात का उसको कोई मलाल नहीं था। सस्ते का जमाना था और लोग सीधे साधे थे। ऐसे में चंद्रमोहन के लिए आसपास के लोगों को आसानी से टोपी पहनाकर या दूसरे अन्य तरीकों से अपने बैंक जमा राशि को बढ़ते देखना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उन दिनों चांदगढ़ के साथ साथ जिला शाहजाबाद भी मेरे कार्यक्षेत्र में आता था, इसलिए हर महीने एक सप्ताह के लिए मुझे शाहजाबाद रहना पड़ता था। शाहजाबाद चंद्रमोहन का भी कार्यक्षेत्र था, लिहाजा न चाहते हुए भी उसके साथ शाहजाबाद में अक्सर मुलाकात हो जाती थी। उस दिन का सूरज न जाने किस किस रंग में अपने में समेटे निकला था, पता नहीं, पर मैं और चंद्रमोहन सुबह 8-9 के आसपास शाहजाबाद के मनकापुर बाजार की ओर चलने वाली बस पर सवार हो लिए थे। 8 डॉक्टर और 5 दवाखानों में हाजिरी लगाने के बाद जब हम मनकापुर बाजार बस स्टेशन शाहजाबाद वापस लौटने के लिए पहुंचे, तब घड़ी में कुल जमा 2 बज रहे थे। बस स्टैंड में आकर पता ही नहीं चला कि कई घंटों से शाहजाबाद जाने की बसें ही नहीं आ रही थी। चंद्रमोहन अपनी रट लगाए हुए था। ओए, कोई नई जुगाड़ अभी बिठालता हूँ।
नेशनल मेडिकल हॉल का शर्मा है ना, एक रात टिकने का इंतजाम तो हो ही जाएगा उसके घर। पर दिन के 4 भी बज गए थे। चंद्रमोहन का जुगाड़ नहीं बैठा। शायद चंद्रमोहन के बारे में शर्मा जी की धारणा हमसे अलग नहीं थी। दोपहर के भोजन को जिसको हम लंच कहते हैं, बस स्टेशन के टी स्टॉल पर 4-5 सूखे क्रीम रोल और कई ग्लास पानी गटक कर चुके थे। कुछ समय बाद टी स्टॉल भी अपनी दुकान बढ़ाकर घर चला गया तो हम दोनों को लगा मानो हम एक बिल्कुल अपरिचित सी जगह फंस गए हैं और अब रात मनकापुर बाजार बस स्टेशन के खुले में ही काटनी पड़ेगी। 70 के दशक में ऐसे छोटे कस्बों में शाम 4 और 5 के बीच उतर जाती थी और 7 बजे को चाहे तो आप मध्यरात्रि मान सकते थे। हम बस स्टेशन के अहाते से निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। सड़क भी सूनी पसरी थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी आता दिखा जो अपनी वेशभूषा में मनका बाजार का तो नहीं लग रहा था। हम दोनों को सड़क किनारे असाह खड़े देख उसने पास में आकर अपनी मोटरसाइकिल रोक दी थी। वह आदमी रेलवे में काम करता था और मनकापुर बाजार से 5 मील दूर महाराजगंज स्टेशन का शायद स्टेशन मास्टर था। हमारी समस्या सुनकर वह बोला, आप लोग सुबह 7:15 वाली गाड़ी से शाहजाबाद लौट सकते हैं। रात काटना स्टेशन पर तो संभव नहीं है क्योंकि इधर कई दिनों से लकड़बग्घों का उत्पात बढ़ गया है। हाँ, स्टेशन से 1 मील पश्चिम में एक डाक बंगला है। 2 ही कमरे हैं वहां पर। अब अगर कोई अधिकारी न टिका हो तो कमरा आपको मिल सकता था। हम और चंद्रमोहन दोनों स्टेशन मास्टर की मोटरसाइकिल पर जस के तस लद गए थे। मोटरसाइकिल पर एक नहर के किनारे बनी कच्ची सड़क पर उछलते कूदते अंततः हम महाराजगंज स्टेशन पहुंच ही गए थे। एक मालगाड़ी को पास करवाना था सो स्टेशन मास्टर डाक बंगले तक न आकर अपने किसी चौकीदार नुमा आदमी को हमारे साथ कर दिया था। दिन की बुझती रोशनी में दूर से डाक बंगले को देखकर लगा कि मानो मैं कोई सपना देख रहा था। घने पेड़ों की छांव में बसे लाल खपरेल की छत वाले उस छोटे से खूबसूरत डाक बंगले को पास से देखकर मैं दंग रह गया था। इसके पहले मैंने कभी कोई डाक बंगला नहीं देखा था। सामने बगीचे की मेड़ चूने से रंगी हुई थी तो एक पेड़ ऊंचाई तक गेरुओं से रंगा था। ऐसा साफ सुथरा बंगला मुझे जन्माष्टमी की झांकी की याद दिला रहा था। गेट के पास ही हैंडपंप पर इस डाक बंगले का केयर टेकर शरफुद्दीन मिला। शरफुद्दीन ने झुककर दाहिने हाथ से सलाम किया। बायां हाथ उसके पीठ के नीचे कमर के पास था। बोला, सर मैं शरफुद्दीन, हुक्म करें। मैंने अब की बार चंद्रमोहन को किसी तरह के जुगाड़ लगाने का मौका नहीं दिया। शरफुद्दीन से मैंने पूरी बात साफ साफ कर ली। शरफुद्दीन भाई, हम आज रात तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप अगर मना कर देंगे तो भी इसी बरामदे में कुर्सी पर बैठे रात बिता देंगे। तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर, आप मेरे मेहमान हैं। शरफुद्दीन ने हमारे लिए एक कमरा खोलते हुए कहा, सरकार तशरीफ रखिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। आला दर्जे का चालू माल है ये शरफुद्दीन। चंद्रमोहन ने काफी देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मुझे दबी जुबान में कहा। शरफुद्दीन थोड़ी देर में चमकदार पोर्सलिन की प्लेट प्यालियों में चाय लेकर आया। उत्तर प्रदेश के एक अनाम इलाके में एक छोटे से डाक बंगले में इतनी शानदार क्रॉकरी की उम्मीद शायद कभी यहाँ आने जाने वाले अंग्रेज अधिकारी भी नहीं करते होंगे। यह तो सन 75 था। मैं शरफुद्दीन की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। हुजूर, कांच के बर्तन हैं, जरा सी चूक हुई और टूट गई। अब तो कुछ ही बचे हैं। लकड़ी के बड़े ट्रे में कप प्लेटों को संभालकर शरफुद्दीन के कमरे से बाहर जाते ही चंद्रमोहन बोला, शरफुद्दीन को फिट करते हैं, मुझे 2 कप और 2 प्लेट तो चाहिए ही। ये लोग अगर 2 पैसे अलग से मिल जाएं तो क्रॉकरी आदि बेच देते हैं और रिकॉर्ड में दिखा देते हैं कि टूट गया। इतना बड़ा बाग देखा डाक बंगले के कंपाउंड में, ये साले सब फल बेच के खाते होंगे।
हमारे कपड़े, बाल और चेहरे पर नहर के किनारे की कचिया की मिट्टी इस कदर चढ़ चुकी थी कि लगा अभी सबसे जरूरी काम नहाना ही था। तभी शरफुद्दीन ने आकर कहा, हुजूर गुसल खाने में गर्म पानी रख दिया है, आप लोग नहा लें। और हुजूर डिनर में क्या लेंगे बता दें तो मैं इंतजाम करूं। आज से जिन्हें सन 75 याद है, उन्हें उन दिनों की 50 रुपए की हैसियत भी जरूर याद होगी। फिर भी मैंने शरफुद्दीन को 50 रुपए का नोट देते हुए कहा, आप तो जो खिला दें खा लूंगा। चिकन मिलेगा क्या? डाक बंगले के बिस्तर पर बिना जूते उतारे अधलेटे चंद्रमोहन ने शरफुद्दीन से यूं पूछा जैसे वह उसकी ईमानदारी का इम्तिहान ले रहा है। हुकुम करें सरकार। तो फटाफट चिकन करी और राइस लगा दो, 2 रोटी और पीली दाल साथ में मिल जाए तो क्या कहने। यार ग्रीन सलाद हो तो इट विल बी जस्ट हेवनली मियाँ। सरकार जैसा हुक्म हो। इतना कहकर शरफुद्दीन कमरे से बाहर चला गया था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चंद्रमोहन पर बरस पड़ा। यार आज अगर दाल चावल मिल जाता तो उससे तेरा क्या फर्क पड़ जाता? इतनी रात में बेचारे शरफुद्दीन को परेशान कर रहा है। ओए छाटो यार, ये तेरा शरफुद्दीन तेरे दिए 50 से 10-12 से ज्यादा नहीं खर्चेगा, बाकी साले की जेब में। इसलिए तो मुर्गा बनाया साले को। थोड़ा ही सही कुछ तो पैसा वसूल होगा कि नहीं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है जिसको मैं कल यानी रविवार को दूंगी। आपको बताऊंगी कि आखिर चंद्रमोहन की घटिया हरकत क्या थी, क्या था डाक बंगले का सच। तो आज यहीं तक, नमस्कार। अब मैं स्वागत करता हूं मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी का कि वो अपने युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आए। निरंजन भाई, आज किस कवि को हमारे बीच लेकर के आए हैं आप? आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं युवा कवि अमेय कांत की कविताओं को। अमेय कांत को हमने समावर्तन के रेखांकित स्तंभ में जनवरी 2015 में प्रकाशित किया था। अमेय कांत ने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। एक बहुत उल्लेखनीय काव्य संग्रह उनका अंतिका प्रकाशन से आया है, समुद्र से लौटेंगे रेत के घर। इसके साथ ही उन्होंने जॉर्ज जस्टिस, जो कि अंग्रेजी के कवि हैं, उनकी कविताओं का हिंदी में, कुछ कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का महत्वपूर्ण पुरस्कार, पुनर्नवा पुरस्कार और दिनकर सोनवलकर पर एक पुरस्कार है उनके नाम से, दिनकर सृजन सम्मान, वो भी अमेय कांत को मिला है। 10 सालों तक अमेय कांत ने विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्यापन कार्य किया और अब वे फ्रीलांस अनुवाद भी करते हैं और दीगर काम करते हैं। देवास में रहते हैं। युवा कवि अमेय कांत के पास ऐसी महीन संवेदना है जिसके बूते पर वे बहुत सी आवाज़ें सुन पाते हैं। आवाज़ें पहाड़ की, झरने की, नदी और समुद्र की। तो आइए सुनते हैं युवा कवि अमेय कांत की कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मुस्कुराहट। धूप ने आकर नन्ही बच्ची के गालों पर अपने हाथ पोंछ दिए और बच्ची धीरे धीरे फूल में बदलने लगी। उसकी मुस्कुराहट अब फूल की मुस्कुराहट थी, जो खुशबू बनकर उड़ रही थी चारों ओर। उड़ते उड़ते वह खुशबू, जो असल में मुस्कुराहट थी उस नन्ही बच्ची की, एक चिड़िया में बदल गई, जो फुदकने लगी यहाँ वहाँ। अब इस मुस्कुराहट के पंख थे और आवाज़ भी। अब इसे सुन सकता था हर कोई। चिड़िया बनकर मुस्कुराहट उड़ने लगी खुले आकाश में और बदलने लगी हवा में। हवा बही हर दिशा में और बहते बहते
बदल गई नदी में। मुस्कुराहट अब बह रही थी नदी बनकर, कहीं शांत, कहीं उफान पर। आखिरकार नदी मिल गई समुद्र में और मुस्कुराहट फैल गई पूरी पृथ्वी पर। बच्चे की मुस्कुराहट अब पृथ्वी की मुस्कुराहट थी। दूसरी कविता का शीर्षक है चंद्रबिंदु। गुम होती हुई चीजों में शामिल होने की कगार पर खड़ा यह कागज के हाशिए पर आते हुए धीरे धीरे सरकता जा रहा है बाहर की तरफ। गुम होती हुई चीजों में शामिल होने की कगार पर खड़ा यह कागज के हाशिए पर आते हुए धीरे धीरे सरकता जा रहा है बाहर की तरफ। अब इसके बिना भी चलने लगा है काम, जैसे घर में धीरे धीरे बेमतलब होता जा रहा कोई उम्रदराज शख्स। इश्तेहारों से सजे अखबारों के पन्नों में अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है बाकी कि ठहर कर सोचा जाए इसके या इस जैसी दूसरी चीजों के बारे में। वर्णमाला में सिमट कर रह गए कई अक्षरों की तरह कर दिया जाएगा दरकिनार इसे भी एक दिन भाषा से पूरी तरह। जैसे ग्रहों के दर्जे से बाहर हो गया था प्लूटो, जैसे छतों से गायब हो रही गौरैयाएं, जैसे आदमी में से इन दिनों खुद गुम होता जा रहा है आदमी। तीसरी कविता का शीर्षक है शहर। अपने ही शहर को देखता हूं कभी कभी बेहद अनजान नजरों से, किसी नए शहर की तरह। बाजार के बीच से पहाड़ी की तरफ जाती एक सड़क पहाड़ चढ़ने की कोशिश में जुड़ जाती है बीच ही में एक बड़ी सड़क के साथ। पहाड़ी से झरते रहते हैं महीन बर्फ की तरह पके अधपके सपनों के रेशे। किसी और शहर की तरह अपने ही शहर की एक छोटी सी गुमटी पर पीता हूँ चाय, देखता हूँ बारिश में भीगती सड़कें और बारिश के बाद फिर से नया होता शहर। अपने ही शहर को देखता हूँ कभी कभी किसी दूसरे शहर के बाशिंदे की तरह, और किसी पुरानी इमारत की खिड़की से झांकते बच्चे की मानिंद शहर मुस्कुरा देता है मेरी तरफ देखकर। अंतिम कविता का शीर्षक है माँ ने एक गीत गाया। माँ ने एक गीत गाया और फैल गए उसके स्वर चारों दिशाओं में। कुछ कोमल स्वर बिखर गए बीच में और उग आए एक दिन पेड़ पर पलाश के फूल बनकर। कुछ स्वर जो तीव्र थे चट्टानों से टकराते हुए गिरे और बह गए झरने के साथ तेज गति से। पेड़ से गिरते पत्तों की तरह बहते रहे कई स्वर हवा के साथ, और धीरे से स्पर्श किया उन्होंने जमीन पर फैली हरी धूप को। चमकने लगे अगली सुबह ओस की बूंदों में। बचे खुचे कुछ स्वर जो फैल गए थे छत पर ही, चिड़ियाएं ले गईं उन्हें चोंच में भरकर ज्वार के दानों की तरह। माँ ने एक गीत गाया जिसके पंख बिल्कुल तितली की तरह थे। धन्यवाद। आज का ये 49th एपिसोड में पूरा करूं उसके पहले, जैसा मैं कि हमेशा आपसे करता हूं, एक विनती कि अगर अभी तक आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके बीच आ सके। और अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस आप हमें भेज रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस, और अगर आप कुछ लिखना चाहें वो भी ज़रूर हमको भेजिए। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब में और FB पे तो आप हमें देखते रहते हैं। तो दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी संडे के दिन। तब तक के लिए मैं आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म करता हूँ, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मिलता हूँ आपसे। नमस्कार।
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।